नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप में से हर कोई अच्छे तरीके से परिश्रम कर रहा होगा। वीडियो 2018 का एग्ज़ाम, पेट 2023 का एग्ज़ाम, SSC CGL PCS, इसके अलावा मुख्य सेविका के सिलेबस में भी पोषण से जुड़े हुए प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ये टॉपिक्स उनके सिलेबस में है। यहाँ से आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पर आधारित, वसा पर आधारित, प्रोटीन पर आधारित और विटामिन पर आधारित। आज के वीडियो में आप बहुत ही संक्षिप्त में टू द पॉइंट हर एक चीज पढ़ेंगे। पोषण के बारे में सामान्य जानकारी जो भी परीक्षा के लिए वनडे एग्जाम के लिए आवश्यक है वो सब कुछ आज आपको पढ़ाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, ये चारों चीजें आपकी सिलेबस के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक एक चीज बिल्कुल आज आपकी क्लियर हो जाएगी। आज आप इसका पूरा डिटेल एनालिसिस पढ़ेंगे, डिटेल में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। कल इससे जुड़े हुए आपको MCQ कराए जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप हमारे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात देखेंगे परिभाषा किसकी, न्यूट्रिशन की, यानी कि पोषण की। पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन, इसकी स्पेलिंग होती है यानी UTRITION। क्लियर आपको? तो इसकी परिभाषा क्या है उसको देखते हैं। पोषण उन सभी क्रियाओं का कुल योग है। कौन सी सभी क्रियाओं को, वो भी हम बताई जाएंगी, जो भोजन के अंतःग्रहण, पाचन, पचे हुए भोजन के अवशोषण और अपचित भोजन के बहिष्कार से संबंधित हैं। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पोषण उन सभी क्रियाओं का कुल योग है जो भोजन के अंतःग्रहण यानी कि जब भोजन हम ग्रहण करते हैं, पाचन यानी कि जब उसकी पाचन क्रिया होती है, पचे हुए भोजन के अवशोषण, जो भोजन पचता है, अवशोषण से मतलब है उससे ऊर्जा का निष्कारण करना शरीर के लिए, और अपचित भोजन के बहिष्कार से संबंधित यानी कि जो मल निकालते हैं, जो अपचित भोजन रह जाता है, जो सड़ा गला भोजन रह जाता है, जिसको शरीर को आवश्यकता नहीं होती, उसको निकालते हैं। तो इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे सभी हरे पौधे, कुल एक कोशिकीय जीव, यूग्लिना, क्लेमाइडो, मोनाज एंड वोलावाक्स, ये क्या है? ये सब स्वपोषित जीव हैं। जीव अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, सभी हरे पौधे एक सबसे बड़ा उदाहरण है। ये चीजें आपको याद रखना होगा। परपोषण यानी कि सप्लीमेंट, जीव अपने भोजन हेतु अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे परजीवी, मृतोपजीवी तथा कीटाहारी पौधे। ये क्या है? ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्लियर आपको? अब बात करेंगे भोजन यानी कि न्यूट्रिशन फूड की। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। क्लियर आपको? भोजन क्या होता है? भोजन वह पदार्थ, पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। क्लियर है आपको? जिसकी मात्रा एवं उसके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब बात करते हैं भोजन के अवयव की। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन फूड। तो पोषण हेतु भोजन के मुख्य 7 अवयव होते हैं। कितने? 7। एक होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है वसा, तीसरा होता है प्रोटीन, चौथा होता है विटामिन और पांचवा होता है आपका खनिज लवण, छठा होता है जल और सातवां होता है आपका मोटा चारा जो जानवर खाते हैं, फैट फोडर। क्लियर आपको? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण सबसे ज्यादा जरूरी पहले 4 हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, इनसे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर आपको? खनिज लवण भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ाया जाएगा। जल भी
जल से ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, जल से सामान्य यही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक मानव के शरीर में कितना जल होता है, एक कोशिका में कितना जल होता है, तो कोशिका के बारे में आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के पोषण के लिए और हमारे शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा अथवा कीटोन होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने होते हैं। कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को S से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें CHO के अनुपात 1:2:1 समानता होता है, अर्थात C 1 अनुपात में, H 2 अनुपात में और ऑक्सीजन 1 अनुपात में। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2O(N), जहां N कार्बन परमाणुओं की संख्या है। क्लियर आपको? CnH2O(N), जहां N कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु मुख्य ऊर्जा के स्रोत हैं। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारे शरीर हेतु ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल ऊर्जा अथवा 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, जिसे हम सामान्यतः 4 किलो कैलोरी मानकर पढ़ते हैं। क्या? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल अथवा 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, जिसे हम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा भी कह सकते हैं। हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से होती है। कहीं कहीं पर आपको 60 से 70% भी लिखा देखने को मिलेगा, तो उससे ज्यादा आप परेशान मत होइएगा, जो सबसे निकटतम हो वही सही उत्तर होगा। हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80% या 60 से 70% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। हमारे शरीर का लगभग 1% भाग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कितना? जो 1% भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्लियर आपको? अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं अक्सर परीक्षाओं में। तो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा अणुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। कितने? 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स। 3 भाग होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। क्या? मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। एक बार मेरे साथ बोलिए, आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं जो शर्करा अणुओं के आधार पर बटे होते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड्स, दूसरा होता है डाइसेकेराइड्स और तीसरा होता है आपका पॉलीसेकेराइड्स। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे हम मोनोसेकेराइड्स की। ये कैसे कार्य करता है? यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ये केवल एक शर्करा अणु से बने होते हैं। क्या? केवल एक शर्करा अणु से बने होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। क्या? मोनोसेकेराइड ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये केवल एक शर्करा अणु से बने होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। कृपया ज्यादा याद ना हो पाए तो आप केवल इनके उदाहरण याद कर लीजिए। मोनोसेकेराइड्स के उदाहरण क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं डाइसेकेराइड्स की। ये मोनोसेकेराइड की 2 इकाई से बने होते हैं। क्या? ये मोनोसेकेराइड्स की 2 इकाई से बने होते हैं। इनमें 2 होता है, उसमें 1 होता है, जैसे सुक्रोज चीनी, माल्टोज, लैक्टोज दूध शर्करा। जो लैक्टोज होता है वो दूध शर्करा होता है। मोनोसेकेराइड 2 इकाइयों से बने होते हैं, एक सुक्रोज यानी कि चीनी, दूसरा माल्टोज, तीसरा लैक्टोज। क्लियर आपको? अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। ये बहुत सी मोनोसेकेराइड्स इकाइयों के ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से बनते हैं, जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च। आलू में जो होता है स्टार्च होता है। ग्लाइकोजन जंतु यकृत में पाया जाता है। काइटिन आर्थ्रोरोपड्स के कवच और हेलुरिक अम्ल, ये क्या है? ये सभी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो इनके उदाहरण आपको याद रखने हैं, बहुत ही आसानी से आप याद कर लेंगे। अब बात करते हैं भोजन में कार्बोहाइड्रेट की। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। तो भोजन में पाए जाने वाले कुछ कार्बोहाइड्रेट निम्न है। पहला है सेल्यूलोज। क्या? पहला है सेल्यूलोज। यह पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कपास एवं कागज शुद्ध सेल्यूलोज के बने होते हैं। यह ग्लूकोज का बहुलक है। क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि में सेल्यूलोज का पाचन
होता है, परंतु मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है। क्लियर है आपको? शर्करा ये मीठा क्रिस्टलीय सफेद जल में घुलनशील पदार्थ है, मुख्यतः फलों में पाया जाता है। क्या? ये मीठा क्रिस्टलीय सफेद जल में घुलनशील पदार्थ है, मुख्यतः फलों में पाया जाता है। ग्लूकोज शर्करा के अतिरिक्त मात्रा यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में तथा शरीर के अन्य भागों में वसा के रूप में संग्रहित होती रहती है। क्या? ग्लूकोज शर्करा की अतिरिक्त मात्रा यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में तथा शरीर के अन्य भागों में वसा के रूप में संग्रहित होती रहती है। यकृत की ग्लाइकोजन रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करते हैं। क्या? यकृत की जो ग्लाइकोजन होती है वो रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करती है। क्लियर आपको? अब बात करेंगे दूसरे कार्बोहाइड्रेट की, जो स्टार्च। स्टार्च पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ है। सामान्यतः जो आलू में होता है उसी का हम सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। रासायनिक रूप से ये एमाइलेज एवं एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण है। क्या? एमिलोपेक्टिन का मिश्रण है, जिनमें इनका अनुपात 1:4 होता है। तो HCl द्वारा ये ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। क्लियर आपको? अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी अक्सर प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके मुख्यतः स्रोत आलू, फल, केला, आम, अनाज में चावल, गेहूं, मक्का, शर्करा, शहद, गन्ना, चुकंदर होता है, रोटी, दूध आदि है। कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। क्लियर आपको? अगर आप कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेंगे तो पाचन तंत्र संबंधी रोग आपको हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से बच्चों एवं वयस्कों में मोटापा हो जाता है। क्या? मोटापा हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में लीजिए अगर आपको मोटापे से बचना है। अब बात करते हैं वसा की, यानी कि फैट्स की। वसा वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल से बना यौगिक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का बना होता है। इसमें अत्यधिक कैलोरी होती है और ये आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत हैं। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण द्वारा 37 किलो जूल ऊर्जा या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ये आपके लिए। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण द्वारा 37 किलो जूल ऊर्जा या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्लियर? आपको फोकस बनाकर रखिए। आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी निरंतरता ही आपको सबसे आगे लेकर पहुंचती है। अगर आप वही सब कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। अगर आपको बाकी लोगों से आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, तो उनसे ज्यादा करना होगा। आपको वो चीजें नहीं कर रही होगी जो बाकी लोग कर रहे हैं। क्लियर? आपको आपकी आदतों में परिवर्तन आना स्वाभाविक होना चाहिए। ये जल में अम्लीय एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। अब वसा जल में विलय नहीं होता है। आप तेल या घी पानी में डालेंगे तो वो अविलय रहता है, यानी कि वो उसमें मिलता नहीं है, घुलता नहीं है। लेकिन एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में ये विलय होते हैं। जंतु वसाएं अर्ध ठोस होती हैं, जैसे घी होता है आपका, जबकि वनस्पति वसाएं तरल रूप में होती हैं तथा तेल कहलाती हैं। क्लियर आपको? वसा के स्रोत। अब बात करते हैं वसा के स्रोत। घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडे, यौक, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पति तेल वसा के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है? जो अंडे का पीला वाला भाग होता है वो अंडा यौक होता है। मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पति तेल वसा के मुख्य स्रोत हैं। वसा की अल्पता से त्वचा सूखी हो जाती है। अगर आपके अंदर वसा की कमी हो जाएगी तो आपकी त्वचा सूखी हो जाएगी। इसके अलावा आपको चीजें भूलने लगेंगे, आप चीजें याद नहीं रख पाएंगे। वसा की कमी के कारण वसा में घुलनशील विटामिन की भी कमी हो जाती है। अगर आपके शरीर में फैट की कमी हो जाएगी तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसकी भी कमी हो जाएगी। वसा की अत्यधिक मात्रा के सेवन से मोटापा हो जाता है। क्या? वसा की अत्यधिक मात्रा के सेवन से मोटापा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्या? कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर आपको? अब बात करेंगे प्रोटीन की। आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, वसा पढ़ा, अब हम बात करने वाले हैं प्रोटीन्स की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही शॉर्ट्स में बहुत ही टू द पॉइंट चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रोटीन शब्द का उपयोग जे वर्जिलियस ने वर्ष 1930 में किया था। क्या?
प्रोटीन शब्द का उपयोग जे वर्जिलियस ने वर्ष 1930 में किया था। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन किसका बहुलक होता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बने होते हैं। कुछ प्रोटीनों में गंधक, फास्फोरस और लौह भी पाया जाता है। क्लियर आपको? तो कुछ प्रोटीनों में क्या होता है? गंधक भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है और लौह भी पाया जाता है। प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। क्लियर आपको? तो प्रोटीनों में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन के स्रोत, यह प्रोटीन अमीनो अम्ल के मुख्य स्रोत दालें, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि है। इन सब में प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आप राजमा भी, वो भी दाल में ही आता है। तो इन सब चीजों में सबसे ज्यादा प्रोटीन मूंग की दाल में होता है। क्लियर आपको? प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग एवं क्वाशकॉर्कर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह लाइन भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अब बात करेंगे हम विटामिन की। किसकी? विटामिन के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो विटामिन शब्द का प्रतिपादन सी फंक ने वर्ष 1911-12 में किया था। बहुत ही संक्षिप्त में विटामिन को अभी हम पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको एक सामान्य जानकारी विटामिन की मिल जाए। बाकी डिटेल में एक लंबा वीडियो उस पर बनाया जाएगा। विटामिन शब्द का प्रतिपादन सी फंक ने वर्ष 1911-12 में किया था। इन्हें इनकी घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया। तो जैसे विटामिन घुलते हैं उसके आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया। एक जल में घुलनशील विटामिन, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, ये सब क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी इसीलिए कहा जाता है सब्जियों को, चावल को, दालों को ज्यादा अधिक देर तक नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? उसका विटामिन खत्म हो जाते हैं। अगर आप चावल उबालते हैं और उसका पानी फेंक देते हैं तो उससे उसका विटामिन बिल्कुल निकल जाता है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। इसलिए अक्सर आप देखते होंगे जो कंपनियां रिफाइंड या तेल का प्रचार करती हैं वो ऊपर लिख कर देती हैं कि विटामिन ए इंक्लूडेड, विटामिन ई इंक्लूडेड, विटामिन डी इंक्लूडेड। तो ये चीजें आपको सामान्य परिस्थितियों से भी सीखने को मिल जाएंगी अगर आप ध्यान देंगे। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका पूरा पोषण से संबंधित टॉपिक, जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में पढ़ा, वसा को डिटेल में पढ़ा, प्रोटीन को डिटेल में पढ़ा तथा विटामिन को संक्षिप्त में पढ़ा है। ये चीजें आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, सामान्य जानकारी है जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। विटामिन आपको जो चैप्टर है वो अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें आप काफी ज्यादा पढ़ने को है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपका कौन कौन सा एग्जाम आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। तो पेट 2023, बीडीओ 2018 मुख्य शिक्षा सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।